गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण से। इसका नाम है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। अर्थात आज हम इस चैप्टर में भाषा के बारे में जानेंगे, बोली के बारे में जानेंगे, लिपि के बारे में जानेंगे और अंत में व्याकरण के बारे में जानेंगे। आप दिए गए चित्र में देख रहे हैं कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। बातें अर्थात अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हम व्याकरण की भाषा में जाने तो विचार विनिमय करना कहते हैं। अगर हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या है? उसका जो माध्यम है वो है भाषा। यदि भाषा ना हो तो समाज के सारे कामकाज ठप हो जाएं। क्यों? क्योंकि भाषा ही व्यवहार का साधन है, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। इसलिए भाषा अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम भाषा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। अब यहाँ परिभाषा में दो शब्द हैं, वक्ता और श्रोता। जहाँ वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, वहीं श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तब वहाँ वो वक्ता होता है, और जब विचारों को सुनकर ग्रहण करता है तो वहाँ पर श्रोता है। अर्थात जो बोल रहा है वो वक्ता, जो सुन रहा है वो श्रोता। अब हम आगे भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। मूलतः भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे और रूप में लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक अर्थात मुख से बोलना। परिभाषा होगी, जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। साधारण शब्दों में जाने तो वह भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। फिर है लिखित भाषा, अर्थात लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाए वह लिखित भाषा होती है। तो ये हैं दो रूप, मौखिक और लिखित। हम इन दोनों भाषाओं के उदाहरण के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण में हम ले सकते हैं टेलीविज़न, रेडियो, और लिखित भाषा के उदाहरण में हम ले सकते हैं समाचार पत्र और निबंध लेखन। ये उदाहरण हमने क्यों लिए? कि टेलीविज़न और रेडियो में वक्ता द्वारा अपने विचारों को बोलकर दर्शाया जाता है, इसलिए वह मौखिक उदाहरण हो गए। और लिखित भाषा में समाचार पत्र, निबंध लेखन इत्यादि में विचारों को लिखकर दर्शाया जाता है। अब हम भाषा के अन्य रूपों के बारे में भी जानते हैं जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। तो पहला है मातृभाषा। चलिए मातृभाषा के बारे में जानते हैं। जन्म लेने के पश्चात बच्चा अपने परिवार में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो भी भाषा सुनता है वह उसी भाषा का अनुकरण करता है। अनुकरण अर्थात उसी भाषा को दोहराने की या सीखने की कोशिश करता है, और अंत में जब वह भाषा सीख जाता है तो वह भाषा उसकी मातृभाषा होती है। अर्थात जो भाषा बच्चा अपने परिवार में माता और अन्य सदस्यों के द्वारा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। आगे मातृभाषा का उदाहरण देखें तो मातृभाषा का उदाहरण होगा हिंदी। हिंदी के अलावा और भी भाषाएं मातृभाषाओं के अंतर्गत आ सकती हैं, परंतु यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है हिंदी। हम अगली भाषा के बारे में जानेंगे जो है राष्ट्रभाषा। तो चलिए, भाषा किसी राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक अथवा धार्मिक आंदोलनों के कारण संपूर्ण राष्ट्र के दैनिक व्यवहार में आने लगती है या सारा राष्ट्र उसे अपने राजकार्य के लिए उपयुक्त समझ लेता है, तब वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अर्थात जब किसी भाषा को राजनैतिक अर्थात राजनैतिक कार्यों में, सामाजिक अर्थात सामाजिक कार्यों में और आंदोलनों में उसका प्रयोग होने लगता है और फिर संपूर्ण राष्ट्र उसे अपने व्यवहार में, दैनिक व्यवहार मतलब रोज के व्यवहार में और
और राजकार्य के लिए प्रयोग में लाने लगते हैं तो वह भाषा कैसी भाषा हो जाती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा का उदाहरण देखें तो यहाँ भी हम राष्ट्रभाषा के उदाहरण में हिंदी भाषा को ले सकते हैं। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। अगली भाषा है सांकेतिक भाषा। संकेत का शाब्दिक अर्थ होता है इशारा, किसी भी चीज़ को इशारे से समझाना या संकेत से समझाना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भाषा का विकास नहीं हुआ था उसके पहले हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते रहे होंगे? संकेतों के माध्यम से, अर्थात इशारे करके हम अपने विचारों को समझाते रहे होंगे। इन्हीं इशारों को या कहें इन्हीं संकेतों को क्या नाम दिया गया? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस को इशारे करके रास्ते दिखाते हुए। ये सबसे अच्छा उदाहरण है सांकेतिक भाषा का। आगे हम जानेंगे संपर्क भाषा के बारे में। संपर्क भाषा के बारे में हम यह भी कह सकते हैं कि संपर्क भाषा दो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में सेतु बनाने का, अर्थात ब्रिज बनाने का काम करती है। कहने का मतलब है जब दो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें अपने विचारों का आदान प्रदान करना है तो वो क्या करेंगे? किसी ऐसी भाषा को चुनेंगे जो कि दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर सके, अर्थात दोनों के विचारों को एक दूसरे को समझा सके। वही होगी संपर्क भाषा। परिभाषा का रूप दें तो संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करती है जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है, अर्थात दो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जिस भाषा का यूज होता है वो संपर्क भाषा है। आगे हम संपर्क भाषा का उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा हिंदी और अंग्रेजी। ये दो ऐसी भाषाएं हैं जो संपर्क स्थापित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आगे हम पढ़ेंगे मानक भाषा। अगर साधारण भाषा में मानक भाषा का अर्थ जाने तो हम ये कह सकते हैं कि जिस भाषा को आदर्श मानकर हर क्षेत्र के कार्यों में उसका प्रयोग किया जाने लगे वह मानक भाषा कहलाती है। और अगर हम व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा जाने तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करता है, वो मानक भाषा है। अर्थात शिक्षित लोगों के द्वारा और शिष्ट समाज के लोगों के द्वारा जिस भाषा को आदर्श मानकर समाज के हर कार्यों में उसका प्रयोग किया जाने लगे वह भाषा का मानक रूप होता है और उस भाषा को मानक भाषा कहते हैं। भाषा के सभी रूपों के बारे में जानकर आगे हम भाषा की विशेषता के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता है हिंदी अपनी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी अत्यंत सरल और अपने बोध अर्थात अर्थ को देने वाली होती है, इसलिए विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से हिंदी को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। दूसरी विशेषता है कि हिंदी भाषा को विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। तीसरी विशेषता है विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो कि बोलने व लिखने में समान है, अर्थात हिंदी विश्व की एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। मतलब ये है कि हिंदी में हम जिस शब्द को जैसे उच्चारित करते हैं वैसे ही उसे लिखते हैं, अगर उच्चारित गलत करेंगे तो लिखेंगे भी गलत। आगे चौथी विशेषता देखते हैं। हिंदी मॉरिशस, सूरीनाम, मलेशिया, फिजी, त्रिनिदाद आदि देशों में भी बोली जाती है, मतलब भारत के अलावा ये इन देशों में भी प्रयोग में लाई जाती है। पांचवी विशेषता है हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है, मतलब हिंदी के जो शब्द हैं
वो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक मात्रा में हैं। अगली विशेषता है संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, अर्थात हिंदी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सांकेतिक भाषा के साथ साथ संपूर्ण भारत में 2 महत्वपूर्ण रूप में प्रयोग में आती है, राजभाषा और संपर्क भाषा। यहाँ हम भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए आगे एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है बोली। तो चलिए हम जानते हैं बोली के बारे में। भाषा जो होती है वो व्यापक रूप में होती है, अर्थात बड़े रूप में होती है, परंतु भाषा के क्षेत्रीय रूप को, अर्थात जो क्षेत्र में सीमित हो, उसे हम बोली कहते हैं। बोली भाषा का ही एक रूप होता है, परंतु भाषा बड़े रूप में होती है और बोली सीमित रूप में होती है। हर जगह लोग अपनी अपनी बोली बोलते हैं। बोली सब जगह अलग अलग होती है। बोली से हम अपने विचारों और शब्दों को एक दूसरे के साथ विचार व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो बोली है वो संपर्क साधने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है। उदाहरण के रूप में जाने तो हिंदी राष्ट्रभाषा है या भाषा कह सकते हैं, परंतु बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, गुजराती ये सारी बोलियां हैं। इन्हें हम क्षेत्र के अनुरूप प्रयोग में लाते हैं। ये हिंदी की ही बोलियां कही जाती हैं। अगर कम शब्दों में बोली की परिभाषा दें तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वैसे तो बोलियों का कोई अपना साहित्य नहीं होता, परंतु हिंदी साहित्य में 2 ऐसी बोलियां हैं जिनका लिखित साहित्य है। पहली है अवधी बोली, जो कि लिखित साहित्य रामचरितमानस के रूप में है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरी है ब्रज बोली, जिसका लिखित साहित्य सूरसागर के रूप में है, जो कि सूरदास जी ने लिखा है। अर्थात ये दोनों बोलियां अपवाद हुई, इनका साहित्य है। अब बोली के बाद हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है लिपि। चलिए हम जानते हैं लिपि के बारे में। भाषा में जितनी भी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं, उन ध्वनियों को एक निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, ये सब ध्वनियाँ हैं। जिस प्रकार से लिखे गए हैं, आप देख रहे हैं दिए गए चित्र, ये इनके चिन्ह हैं जो इन्हें लिपि के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब हम परिभाषा देखते हैं। लिपि भाषा के लिखित रूप के लिए प्रयोग में आने वाले ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह दिए गए और उन ध्वनि चिन्हों को जो लिखने का तरीका है वो है लिपि। ढंग का मतलब तरीका। ध्वनि अर्थात आप पहले ही जान चुके हैं कि ध्वनि वर्ण को ही कहा जाता है, परंतु वर्ण के जो मौखिक रूप है उसको ध्वनि कहा जाता है। ओके, उदाहरण के लिए देखें तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी और भी हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं की लिपि भी है, जैसे संस्कृत, मराठी, कोंकणी, मैथिली, नेपाली इत्यादि। ओके, और भी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं जो आगे उदाहरण में दी गई हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि भारत के कुछ राज्य, वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं, जैसे असम असमिया असमी, आंध्र प्रदेश तेलुगु तेलुगु, जम्मू कश्मीर उर्दू फारसी, उड़ीसा उड़िया उड़िया, तमिलनाडु तमिल तमिल, कोंकण कोंकणी देवनागरी, केरल मलयालम मलयालम, कर्नाटक कन्नड़ कन्नड़, पंजाब पंजाबी गुरुमुखी, बंगाल बांग्ला बंगाली। लिपियाँ हमारे भारत देश से संबंधित लिपियाँ थीं। अब हम कुछ विदेशी भाषाओं की लिपियाँ भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी रोमन, जर्मनी जर्मन रोमन, इटली इतालवी रोमन, यूके अंग्रेजी रोमन, ईरान फारसी फारसी, स्पेन स्पेनिश रोमन, चीन मंदारिन चीनी, रूस रूसी सिरिलिक, जापान जापानी जापानी, मध्य पूर्व अरबी अरबी, फ्रांस फ्रांसीसी रोमन। तो ये थी कुछ विदेशी भाषाएं और उनसे संबंधित लिपियां। आप देख रहे हैं कि हर राज्य हर देश की अपनी भाषा है, उस भाषा से संबंधित लिपियां हैं। हमने बहुत सी भाषाओं की लिपि देवनागरी देखी, बहुत सी भाषाओं की लिपि फारसी देखी और रोमन देखी। तो ये
ऐसी लिपियां हैं जो एक से अधिक भाषाओं में प्रयोग में आती हैं। तो ऊपर ये जो चित्र में टेबल दी है, ये सभी आपको देखना है और पढ़ना है कि किस भाषा की कौन सी लिपि है और यह कौन से देश में बोली जाती है। हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है व्याकरण। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या होता है और इसकी हिंदी में क्या उपयोगिता है। अगर हम साधारण शब्दों में हिंदी व्याकरण के बारे में जानें तो व्याकरण के द्वारा भाषा को नियमबद्ध किया जाता है और सुचारू रूप से प्रसारित किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पहले व्याकरण का जन्म नहीं हुआ, पहले भाषा का जन्म हुआ और फिर भाषा को बोलने के अनुसार व्याकरण का जन्म हुआ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की जा रही हैं, उन गलतियों को व्याकरण के द्वारा सुधारा गया। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा को नियंत्रित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। अब आगे हम व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। अर्थात व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध करना जानते हैं और उसको नियमबद्ध करना जानते हैं। भाषा के इसी रूप को मानक रूप भी कहते हैं। परिभाषा के बाद अब हम व्याकरण के जो 3 विभाग हैं, अर्थात जो 3 भागों में व्याकरण को बांटा गया है, उसके बारे में जानते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, पहला भाग है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण के भेद, आकार, उच्चारण, उनके संयोग या मेल के नियमों पर विचार करते हैं या इन नियमों को जानते हैं। किन किन नियमों को? कि वर्ण कैसे बनते हैं, उनका आकार कैसे निर्धारित होता है, उनका उच्चारण कैसे निर्धारित होता है और उनको कैसे जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा भाग है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्द के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना, रूपांतर आदि नियमों को जानते हैं। अर्थात शब्द कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे उनकी रचना हुई, कैसे उनके रूप में अंतर आया, इन सारे नियमों को हम किसके अंतर्गत जानेंगे? शब्द विचार के अंतर्गत जानेंगे। फिर तीसरा भाग है वाक्य विचार। तो जिस प्रकार वर्ण विचार में वर्ण के बारे में जाना, शब्द विचार में शब्द के बारे में जानेंगे, ठीक उसी प्रकार वाक्य विचार में वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य के भेद कैसे होते हैं, उनका विश्लेषण कैसे होता है, उनकी रचना कैसे होती है और शब्दों से वाक्य को कैसे बनाया जाता है। इन सारे नियमों को हम वाक्य विचार के अंतर्गत जानेंगे। अर्थात व्याकरण के 3 भागों के अंतर्गत वर्ण के बारे में जानते हैं, शब्द के बारे में जानते हैं और वाक्य के बारे में जानते हैं। इसलिए 3 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना। पहले हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, फिर भाषा के 2 रूप जाने, मौखिक और लिखित। फिर भाषा के अन्य रूपों के बारे में जाना, जैसे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, सांकेतिक भाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा। उसके बाद बोली के बारे में, बोली क्या होती है, बोली को कैसे प्रयोग किया जाता है, बोली में कौन सी 2 बोलियां अपवाद हैं, अवधि और ब्रज बोली। उसके बाद लिपि कौन कौन से देश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी लिपियां क्या हैं। और अंत में हमने जाना व्याकरण के बारे में और व्याकरण के 3 भागों के बारे में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू so much.